छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों और कुछ मंत्रियों के साथ इस वक्त दिल्ली में हैं। अब विधानसभा चुनावों से पहले सिद्धू और कैप्टन का गुट पंजाब में ही ताल ठोक रहा है। विवादित बयान के आरोपों के बाद सिद्धू की सलाहकार के इस्तीफे से पंजाब कांग्रेस पे घमासान और तेज हो गया है। रायपुर से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे ये कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री हैं, जो तस्वीरों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया से मुलाकात के लिए दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री बघेल के समर्थन में 30 विधायक और कई मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। बताया गया कि दिल्ली आने का इनका मकसद भूपेश बघेल के समर्थन में अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करना था। इसीलिए 2 लग्जरी बसों में सवार होकर सभी नेता पीएल पूनिया से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। मुलाकात के बाद ये सभी आरामदेह बसों और बड़ी-बड़ी गाड़ियों से लंच के लिए एक 5 स्टार होटल की तरफ रवाना होते भी नजर आए। इस दौरान कुछ नेता पार्टी की एकजुटता की दुहाई देते और किसी तरह के मतभेद की बात नकारते दिखे, तो कई कैमरे से चेहरा छिपाते और मुंह से माइक दूर हटाते नजर आए। मुलाकात हुई आप लोगों की पूनिया जी से। सर, कैसी रही मुलाकात? सर, ये सवारी जो है ये कहां तक जाएगी? राहुल गांधी से मुलाकात से पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने अपनी सरकार को सुरक्षित बताया। आज संभवतः राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी। सरकार सुरक्षित है? सारे विधायक पहुंच गए? सरकार सुरक्षित है। 70 विधायक, 3/4 से अधिक बहुमत है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद बारी बारी से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को सरकार बनाने का भरोसा मिला था, लेकिन वक्त आया तो रायपुर से दिल्ली तक सियासत और शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। टीएस सिंहदेव 2.5 साल वाली बात को तो झुठलाते दिखे, लेकिन अपनी दावेदारी पर अड़े दिखे। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? राहुल गांधी से मुलाकात के लिए बघेल दूसरी बार दिल्ली में है, तो टीएस सिंहदेव रायपुर से ही सब कुछ देख रहे हैं। इस पूरे मामले में पूनिया भी कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह मतभेद को नकारते और आला कमान का फैसला सिर माथे पर बताते दिखे। कोई टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पे तब तक हूं जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊंगा। और टीएस सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में है। 2 दिन पहले राहुल गांधी बघेल और टीएस सिंहदेव से मिल चुके हैं। पार्टी की तरफ से बताया गया कि छत्तीसगढ़ से किसी विधायक को नहीं बुलाया गया था। इसके बावजूद भूपेश बघेल के अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों के साथ दिल्ली आना कुछ इशारा तो करता ही है। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की कलह राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। पंजाब में जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी नेता एक दूसरे की टांग खींचने में मशगूल हैं। इसी खींचतान की वजह से पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान से मुलाकात का ब्यौरा भी दिया। मैंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पूरी बातें रख दी हैं और मैंने उनको ये भी बता दिया है कि प्रत्येक पक्ष का ये कहना है, जो सोनिया जी का निर्णय होगा हम मानेंगे। थोड़ी बातें मैंने कहा बिगड़ी हैं इधर, लेकिन हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा देहरादून में हरीश रावत के दरवाजे पर मुख्यमंत्री बदलने की मांग लेकर पहुंचा था। एक दिन पहले कैप्टन ने भी अपनी ताकत दिखा दी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर डिनर पार्टी की, तो यहाँ जो 60 विधायक पहुँचे उनमें 10 वो भी थे जो सिद्धू खेमे में भी दिखते रहे हैं। रात के खाने पर पहुंचे कांग्रेस के 60 विधायकों और 8 सांसदों ने 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस नाम से एक प्रस्ताव पास किया। बताया गया कि इस डिनर पार्टी में सिद्धू के सलाहकारों के इस्तीफे की मांग भी उठी। दिन बदला तो सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे की खबर आ चुकी थी। एक प्रेस नोट जारी कर मालविंदर माली ने सिद्धू के सलाहकार पद से हटने का ऐलान किया। हालांकि इस्तीफे के बाद वो ये सफाई देते भी दिखे कि न तो उन्होंने कोई पद लिया था और न ही किसी पद से इस्तीफा दिया। सलाह लेने के लिए दी गई सहमति वापस ली है। असल में कुछ दिन पहले मालविंदर माली जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर बयान की वजह से विवादों से घिर गए थे। माली के इस्तीफे के लिए बढ़ते दबाव और कैप्टन की डिनर डिप्लोमेसी के बीच सिद्धू के भी तेवर तीखे हो गए। एक दिन पहले सिद्धू ने अमृतसर में एक कार्यक्रम में कहा कि यदि उन्हें फैसले लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं हाईकमांड को गल कह गया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ तो फिर मैं एक टीका। लेकिन सिद्धू के इस अंदाज से बेफिक्र रावत ने साफ कर दिया कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही सिद्धू हों, असल चेहरा तो कैप्टन ही है। 22 का चुनाव जो होगा वो किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसाइडेड है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आज चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब। फिर अब ये बात पूछने की थोड़ी है। पंजाब के मसले पर रावत सीधे सोनिया गांधी और राहुल से बात कर रहे हैं। कई बार उन्होंने अपने बयान से आला कमान का संदेश सिद्धू को भी दिया है, लेकिन ये घमासान थमता नहीं दिख रहा। यानी राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर छत्तीसगढ़, सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस यहां अंदरूनी कलह से परेशान है। जाहिर है इसका असर सरकार के कामकाज पर भी पड़ता ही होगा। क्या बॉलीवुड अभिनेता और कोरोना काल में जरूरतमंदों के मददगार बनने वाले सोनू सूद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या वो दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रैलियां, रोड शो या जनसभाएं करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोनू सूद को केजरीवाल सरकार ने एक खास योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंजाब में सियासी घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी वहां सक्रिय है, लेकिन दांव दिल्ली से चला जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के साथ चाय पर चर्चा की, अपने घर बुलाकर छात्र छात्राओं के भविष्य को दिशा देने वाले मुद्दे पर मंथन किया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मुलाकात के बाद केजरीवाल ने सोनू सूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि सोनू सूद को दिल्ली सरकार की एक विशेष योजना देश के मेंटोर का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया गया है। देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। केजरीवाल सरकार का मानना है कि जिस तरह कोरोना काल में सोनू सूद ने देश भर के लोगों की मदद की, उससे वो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। इसलिए उनसे युवाओं को जोड़ा जाए ताकि उनका भविष्य संवारा जा सके। दिल्ली में सोनू सूद और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस बात को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सोनू सूद के मार्गदर्शन में दिल्ली के लाखों बच्चों को फायदा मिलेगा, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ झूठे वायदे करती है। असली मकसद तो सोनू सूद की शोहरत के बल पर पंजाब और दिल्ली में चुनावी फायदा हासिल करना है। वहीं जब सियासत का सवाल सोनू सूद से पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। केजरीवाल से मुलाकात के बाद सोनू सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गाइड करेंगे। इस योजना को सितंबर के दूसरे हफ्ते तक लॉन्च किया जाएगा। साथ ही शिक्षा और करियर के मामले में एक्सपर्ट लोगों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। आई फील ब्लेस्ड कि आज under the leadership of Arvind sir, Manish sir and Raghav bhai, कि they've given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएं। सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। वो बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। सो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की योजना देश के मेंटर को लेकर हमला बोला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो लोगों की आंखों पर झूठ का पर्दा डाल रहे हैं। आज उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देश के मेंटोर योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लेकिन क्या उन्होंने सोनू सूद को बताया है कि दिल्ली में अब तक 7 नवोदय विद्यालय के लिए जमीन नहीं अलॉट की है? देश के तमाम राज्यों में लोगों के बीच सोनू सूद का नेटवर्क काफी अच्छा है। देश के मेंटोर योजना के तहत वो युवाओं को करियर और शिक्षा के क्षेत्र में दिशा देने का काम करेंगे। इसलिए मुमकिन है कि उनकी शोहरत और छात्रों के साथ कनेक्टिविटी से केजरीवाल सरकार को दिल्ली से पंजाब तक कुछ सियासी फायदा मिल सके। शायद इसीलिए बीजेपी इसे दिल्ली में निकाय चुनाव और पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी दांव मान रही है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उनकी शोहरत का सियासी फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है और इसीलिए सोनू सूद को देश के मेंटोर योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।
क्या तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ सियासी विरासत की जंग में पार्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव भी एलजेपी की तरह पशुपति पारस वाली चाल चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेज प्रताप ने अपने एक ऐसी चाल चली है जो तेज प्रताप की पारस चाल नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में पासवान परिवार की सियासी विरासत को लेकर जंग का लावा अब भी बयानों के जरिए बाहर आता रहता है और इसी बीच लालू परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई में सबसे मुश्किल मोड़ आ गया है। यहाँ से या तो पासवान की पार्टी की तरह राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर तेज प्रताप दूसरी पार्टी बनाने पर विचार कर सकते हैं या अपने अधिकारों की जंग के लिए पार्टी में रहकर ही बगावत जारी रख सकते हैं। और उस बागी दांव का सबसे पहला हथियार साबित हुए तेज प्रताप के खास और अब लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ थामने वाले आकाश यादव। आरजेडी छात्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की मौजूदगी में एलजेपी का दामन थाम लिया है। जिस दल के समय में हमने केस मुकदमा खाने का काम किया, सड़क पर संघर्ष करते वक्त में, आज उस दल ने कह दिया कि मेरा पद पे कभी था ही नहीं। तो ये बात कहीं ना कहीं एक गरीब का बेटा है, यादव का बेटा है, ये बात हमारे दिल को काफी चोट पहुंचाया, जिसके वजह से हमने राष्ट्रीय जनता दल के तमाम चीजों से इस्तीफा देने का काम किया। एक नौजवान लड़का हमारे दल को मिला है और दोनों नौजवान हैं, प्रिंस राज भी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, आकाश यादव भी हैं और लोग काफ़ी लोग जुटेंगे। एक नौजवानों की एक अच्छी टीम बनेगी और भविष्य में ये झोपड़ी जो है झोपड़ी बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे बड़े पापा रामदास पासवान जी, उनके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि वो हर एक को मान सम्मान, छोटे हो या बड़े हो, उनको पूरा मान सम्मान देते थे। तो यहाँ भी जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनको मान सम्मान दिया जाता है और हमें पूरा विश्वास है आकाश जी के साथ जो घटना घटी, उन्होंने अपना आस्था हमारी पार्टी में दिखाया है और इनको पूरा मान सम्मान यहाँ मिलेगा। माना जा रहा है कि आकाश यादव को निलंबित करने के बाद उनकी ओर से जो बागी तेवर अपनाए गए, उसके लिए तेज प्रताप ने पहले ही फील्डिंग कर ली थी। इसीलिए तेज प्रताप के साथ साथ आकाश यादव ने भी बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आकाश यादव को आरजेडी छोड़ने के बाद अब एलजेपी की छात्र इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। ये वही आकाश यादव हैं जिन्होंने खुलकर बगावत की थी जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के खिलाफ। और अब इस बात का भी दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से कि कई और नेता आरजेडी छोड़कर एलजेपी को ज्वाइन करने की कतार में हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ ये पूरी की पूरी जो बगावत हो रही है, तेज प्रताप यादव का यह सबसे बड़ा दाव के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी के सूत्रों का दावा है कि तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के बीच आकाश यादव को लेकर पहले ही सियासी सेटिंग हो गई थी। इस बीच तेज प्रताप दिल्ली आए, रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाई और फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद वृंदावन चले गए। वहीं से बैठे बैठे उन्होंने दिल्ली में आकाश यादव की एलजेपी में ज्वाइनिंग का राजनीतिक खेल रचा। माना जा रहा है कि तेज प्रताप ने ऐसा करके अपनी पार्टी और तेजस्वी यादव को साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच सियासी विरासत की जंग अब इस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से तेज प्रताप ने पार्टी में तोड़फोड़ वाला रुख अपना लिया है। अपने करीबी आकाश यादव को आरजेडी से एलजेपी में पहुंचाने के पीछे उन्हीं का सियासी खेल माना जा रहा है। भारतीय लड़ाकू विमानों को अब एक नया रक्षा कवच मिल गया है। इस रक्षा कवच के मिलने के बाद ना तो लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खोज पाएंगे और ना ही मिसाइलों के जरिए हमला करके उन्हें गिराया जा सकेगा। दावा तो ये किया जा रहा है कि देश के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO एक ऐसी एंटी रडार तकनीक विकसित कर रही है जिसके जरिए लड़ाकू विमानों को मिसाइल के हमलों से बचाया जा सकेगा। भारतीय लड़ाकू विमानों को धराशायी करने की हसरत न तो अब चीन की पूरी होने वाली है और न ही पाकिस्तान जैसे मुल्क की, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने रडार और मिसाइलों को चकमा देने वाली वो तकनीक विकसित कर ली है जिस तकनीक को लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा रक्षा कवच माना जा रहा है। DRDO की जोधपुर लैब ने पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ मिलकर चैफ तकनीक विकसित की है। ये चैफ तकनीक लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाएगी। सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों पर किया जाएगा, क्योंकि जगुआर विमानों पर ही इसका ट्रायल पूरा किया गया है।
वायुसेना से हरी झंडी मिलने के बाद मिराज, सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा जो चैफ का कार्ट्रिज है वो 2 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज तक जितनी भी थ्रेड फ्रीक्वेंसी हैं सब में इफेक्टिव पाया गया है। इसका एयरफोर्स ने बहुत एग्जॉस्टिव ट्रायल किया है जगुआर एयरक्राफ्ट को यूज करके और उसमें इसको इफेक्टिव पाया गया है और इसकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी मानते हुए एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट करने के आदेश दिए हैं। दुनिया में ब्रिटेन की 3 कंपनियां ही चैफ तैयार कर रही है। DRDO चैफ के निर्माण के लिए ये तकनीकी 2 स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। खास बात यह है कि DRDO की ओर से विकसित चैफ कार्टिलेज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। इससे पहले दुनिया में विकसित चैफ को राडार बेस्ड मिसाइलें भेद भी सकती है, लेकिन भारत के चैफ को नहीं। यानी इस चैफ तकनीकी के सारे भारत के लड़ाकू विमान दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। और आइए आप चैफ तकनीक के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है और कैसे काम करती है। चैफ फाइटर विमानों में लगने वाले काउंटर मेजर डिस्पेंडिंग यानी दुश्मन के राडार आधारित मिसाइल से बचाने वाला उपकरण होता है। ये विमान को इंफ्रारेड और एंटी राडार से बचाता है। इसकी मदद से हम युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी की बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये एक तरीके से हमारा रक्षा कवच है जो जहाज़ों को हमारे दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा। और इस फील्ड में DRDO जोधपुर ने बहुत ही महारत हासिल की है, न केवल मटेरियल के क्षेत्र में बल्कि जो इसको डिजाइन करना है, जो इसको मॉडलिंग करना है, जो इसको सिमुलेशन करना है, उस क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की है। सही मायने में ये चैफ फाइबर होता है। बाल से भी पतले इस फाइबर की मोटाई महज 25 माइक्रोन होती है। जैसे ही हवाई जहाज को पता पड़ता है कि उसके पीछे एक मिसाइल लगी हुई है, वो तुरंत इस कार्ट्रिज को एक काउंटर मेजर डिप्लॉयमेंट सिस्टम जो हवाई जहाज में लगा रहता है उसकी मदद से आकाश में छोड़ता है और ये लाखों करोड़ों फाइबर्स हवा में फैलकर एक चैफ क्लाउड का निर्माण करते हैं जो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन रडार पर उसका सिग्नल हवाई जहाज के सिग्नल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको आभास होता है कि हवाई जहाज दूसरी डायरेक्शन में है और वो मिसाइल उस तरफ मुड़ जाती है और हमारा हवाई जहाज सक्सेसफुल हो जाता है। चैफ के इस्तेमाल के लिए पायलट को आधा सेकंड से भी कम का समय मिलता है। ऐसे में पायलट को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वर्चुअल सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि पायलट सीधे विमान पर जाने से पहले प्रशिक्षित हो जाए। DRDO ने चैफ को विकसित करने के लिए 4 साल की डेडलाइन तय की थी, लेकिन महज 2.5 साल में ही DRDO ने इसे विकसित कर लिया। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी अहम कदम है। इस स्वदेशी तकनीक का निर्माण भी भारत की ही 2 कंपनियां करेंगी। DRDO ये तकनीक इन स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। वायुसेना इस तकनीक को इन कंपनियों से खरीदेगी। अभी तक एयरफोर्स को करीब 100 करोड़ सालाना इस तकनीक के आयात पर खर्च करने पड़ रहे हैं। अब न सिर्फ इससे आधे दामों में वायुसेना को ये तकनीक मिलेगी, बल्कि भारत अपने मित्र देशों को निर्यात करने पर भी विचार कर सकता है। DRDO ने इसी साल अप्रैल में नौसेना के जहाजों के लिए भी इसी तरह की तकनीक विकसित की थी। मिसाइल हमलों से नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक चैफ रॉकेट यानी कि चैफ रेंज रॉकेट और इसके साथ ही मीडियम रेंज चैफ रॉकेट और लॉन्ग रेंज चैफ रॉकेट के 3 वेरिएंट विकसित किए गए थे। और इसी के साथ डंकी की चोट पे फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देश और दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।